जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के वन लाइनर क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर आपने ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये सारे क्वेश्चंस जरूर देख के जाइए। एक मतलब रिवीजन के तौर पे देखिए, सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ज्योग्राफी से जो भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कवर करूँ इस वीडियो में। बाकी जो बचा रह जाएगा वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप देखिए वीडियो को, उसके बाद वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है इस तरह के वीडियो बनाने में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, और ये सारे आप जो देख रहे हैं ना, ये सारा आपको लूसेंट का मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो मैंने लिया है। ठीक है, तो जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे गाइज कि आप जो है वीडियो को थोड़ा स्पीड में देखिए। ठीक है, 1.5x में करके देखिए तो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग रिवीजन करते हैं। जैसे 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। कवारती और मिनिकॉय के मध्य आपको 9 डिग्री चैनल है। छोटा अंडमान व निकोबार के मध्य भी कौन सा है तो आपसे पूछेगा तो आपको बताना है 10 डिग्री चैनल है। ये सारे क्वेश्चन बनता है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सिर्फ हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। वहीं बात करें आपको सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में हो, वह निकोबार के मध्य कौन सा है, ग्रैंड चैनल है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच कौन सा है तो पार्क स्टेट है। ठीक है, पार्क स्टेट है। इस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य में आपको डूकन पास है। कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य कोको स्टेट है। ये इतना नहीं पूछता एग्जाम में। तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य क्या है, पाक खाड़ी। ये इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे आपको दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य कौन सा है, मन्नार की खाड़ी है। लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य आपको लक्षद्वीप सागर है। देखिए इसमें अब कौन कौन इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो आपको ये वाला इंपॉर्टेंट है। 8 डिग्री चैनल पूछा जाता है, 9 डिग्री चैनल पूछा जाता है, और यहाँ पे 10 डिग्री चैनल पूछा जाता है, और ये वाला जो पार्क स्टेट है ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपको जलप्रपात। आपको पता होगा कि ज्योग्राफी में जलप्रपात से भी काफ़ी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो वह है आपको कुंचिकल जलप्रपात। कहाँ पर है तो वाराही नदी पर है, कर्नाटक राज्य में, 455 मीटर है। देखिए कुंचिकल जो जलप्रपात है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसलिए आपको इसका जो है हाइट भी याद रखना है, 455 मीटर। ठीक है, 455 मीटर। और किस नदी में है ये याद रखिए, वाराही नदी में है। और किस राज्य में, कर्नाटक में। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए सबसे ऊंचा है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट बनता है। वहीं पे अगर दूध सागर का बात करेंगे तो ये मांडवी नदी पे है। मांडवी नदी कहाँ पर है, गोवा में है। कितना है तो 310 मीटर है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब आप याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा। जोग या गरसोप्पा कहाँ पर है, शरावती नदी पे, कर्नाटक में है। येन्ना कहाँ पर है, येन्ना जलप्रपात ये नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है तो कावेरी नदी पर है, ये कर्नाटक में है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी में है, कर्नाटक में है। पाइकारा जलप्रपात कहाँ पर है तो ये नीलगिरी के पहाड़ यानी कि नीलगिरी क्षेत्र में, जो कि तमिलनाडु में है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है नीलगिरी की पहाड़ कहाँ पर है तो आपको बताना है तमिलनाडु में। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, राजस्थान में है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर, राजस्थान में है। बिहार में कौन सा है, देखिए टोन्स नदी पे है, ये राजस्थान में। ये एक्चुअली विहार जलप्रपात हो गया, यहाँ पे बॉ कर दिया लेकिन ये विहार जलप्रपात होगा। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, नर्मदा नदी पे, मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछता है आपसे। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है, स्वर्ण रेखा नदी, झारखंड में है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए अब देखिए हरित क्रांति से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट पार्ट्स ही पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी में अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े तो कम से कम ये वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख के जाइए। आपको थोड़ा, आप देखिएगा आपको 2 से 3 मार्क्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए बिहार सक्षमता परीक्षा हो गया, बीपीएससी टीआरई 3.0 हो गया, या फिर आप 4 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो 2 से 3 बार स्पीड में देख लीजिए। आपका 2 से 3 मार्क्स तो 100% इसी वीडियो से आ जाएगा। वहीं पे बात करते हैं हरित क्रांति का, तो देखिए खाद्यान्न उत्पादन से रिलेटेड था। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति तो ये उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, रजत क्रांति का बात करेंगे तो अंडा उत्पादन से रिलेटेड है। पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन से। कृष्ण क्रांति का बायोडीजल उत्पादन से। देखिए आप नोट्स बिल्कुल भी मत बनाइएगा, अभी एग्जाम का समय नहीं है। आप इसको 2 से 3 बार वीडियो को स्पीड में देख लीजिएगा। जैसे अभी आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो 1.5 स्पीड में देखिए, उसके बाद देखिएगा तो आपको 2x करके स्पीड में देख लीजिएगा। कृष्ण क्रांति का है बायोडीजल उत्पादन। कृष्ण क्रांति जो है इससे रिलेटेड है बायोडीजल उत्पादन से। देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछता है। लाल क्रांति टमाटर व मांस उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का बात करेंगे तो ये झींगा मछली उत्पादन से है। बादामी क्रांति का बात करेंगे मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति का फल उत्पादन। अमृत क्रांति का बात करेंगे तो ये नदी जोड़ो परियोजना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI है, याद रखिएगा। गोल क्रांति तो ये आलू उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति बागवानी से है।
खाकी क्रांति किससे रिलेटेड है? चमड़ा आपको इससे है, और काली क्रांति आपको कच्चा तेल उत्पादन से है। तो यहाँ से आपको जो है क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछ लेगा कि श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना है दुग्ध उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान। देखिए कुछ आपको गिना चुना याद रखना है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले आपको याद रखना है केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है, तो ये कटक मुख्यालय है, इसका हेड क्वार्टर पूछेगा, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र ये आपको नागपुर में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान ये कोयम्बटूर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तो ये आपको लखनऊ में है, ठीक है। वहीं पे बात करेंगे हम लोग केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का, तो ये शिमला में है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट में है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र ये आपको चिकमंगलुर में है, ठीक है, चिकमंगलुर कहाँ पर है? राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान, ये एक्चुअली ज़्यादा नहीं पूछा जाता ये सब। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान ये आपको कोटाई में है। अब इसमें से कौन कौन इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले आपको तो ये रख लेना है यहाँ पे, एक चावल वाला है, और आपको जो है ये केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आलू शिमला मिर्च का सब्जी बना के खाया, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आलू का आपको शिमला में है, ठीक है। और चावल खाते समय कुछ कंकड़ आया तो कटक कटक ऐसे करके आवाज़ आया, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं चावल कहाँ पे है, चावल का ये आपको कटक में है। और अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे पूछेगा तो आपको मनीला बताना है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये मैसूर में है। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको बैरकपुर में है, ठीक है। अब आपको पता होगा बैरकपुर से रिलेटेड एक हिस्ट्री का एक फैक्ट अगर याद होगा आपको, पता है यहाँ से कौन थे? मंगल पांडे थे, जो 1857 की क्रांति से रिलेटेड थे, आपको पता ही होगा। हिस्ट्री में अभी हम लोग नहीं जाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र ये आपको राजमुंद्री में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान ये कासरकोड में है। भारतीय दलहन अनुसंधान ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये आपको कानपुर में है। वहीं पे बात करें भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान का, हैदराबाद में है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान ये बेंगलुरु में है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूना में है। वहीं बात करें केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र, तो ये देहरादून में है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। बाकी जो और भी जो बच गया वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अब देश के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है, एक बार आप इसको भी गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये आपको नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। वहीं बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो अहमदाबाद। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। गुवाहाटी कहाँ पे? असम में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अमृतसर में है। वहीं बात करें त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरल का कैपिटल है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोझिकोड में है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा ना, जो आपके एग्जाम में चांसेस ज़्यादा रहेगा आने का, मैं उसको आपको बता दूंगा, ठीक है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपको श्रीनगर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में, ये भी क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपको कोची में है, ठीक है। सोलर से आपको जो है यहाँ पे पता होगा, सोलर से चलने वाला ये पूरा विश्व का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है, जो कि पूरी आपको सौर ऊर्जा से यहाँ पे ये सब कुछ होता है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपको पोर्ट ब्लेयर। दावोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कैंपेगौड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। मंगलूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपको मंगलूर में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जयपुर में है। कोयम्बटूर ये आपको कोयम्बटूर में है। तिरुचिरापल्ली ये भी तिरुचिरापल्ली में है। और ये याद रख लीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट आपको हम नगर देख लेते हैं, हम लोग नगर देख लेते हैं जो कि नदियों के किनारे बसा हुआ है, तो ऐसे भी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आगरा तो यमुना नदी के किनारे है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे है। इलाहाबाद गंगा और यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली है यमुना नदी के किनारे। फिरोजपुर बात करें तो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार गंगा नदी। कानपुर गंगा नदी। कुर्नूल तुंगभद्रा नदी। और सुकावा घाट ब्रह्मपुत्र नदी। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि गंगा नदी का जो लंबाई भारत में कितना है। एक कमेंट कीजिए कि टोटल लंबाई कितना है, और एक बताइए कि सिर्फ भारत में कितना लंबाई है गंगा नदी का।
ये याद रखिएगा, सोकोवा घाट ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। आपको पता होगा अयोध्या जो जंक्शन था उसका नाम अभी अयोध्या धाम कर दिया गया है, जहाँ पे आपको 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। किसके द्वारा उद्घाटन हुआ है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन हुआ है। ठीक है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र। अगर आपको असम का कोई भी स्टेट का कोई भी जिला का बात करेगा, डिस्ट्रिक्ट का या फिर इसका, तो आपको बताना है यहाँ पे सीधा सीधी ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी असम से ही बहती है। अब आपको पता होगा चाइना से निकलती है, चाइना में इसका नाम शांगपो है, ऐसे होते हुए अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, ठीक है, फिर उसके बाद असम से होते हुए जाके बांग्लादेश में मिलकर गंगा से और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि जो ब्रह्मपुत्र है वो आपको चीन से जो निकलती है तो वहाँ पे क्या बोला जाता है? तो सैंगपो बोला जाता है। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा चंबल नदी के अंदर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है कोटा शहर, जो कि राजस्थान में है। कटक का बात करेंगे तो महानदी, अच्छा कटक से अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे क्या, यहाँ पे चावल अनुसंधान केंद्र भी है। वहीं बात करें नासिक का, तो नासिक आपको गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट था। अब कुछ कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे डायरेक्ट एग्जाम पूछा जाता है आपको भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को। वर्तमान भूगोल अलेक्जेंडर को कहा जाता है। ठीक है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये हो गया आपको वर्तमान भूगोल जनक का भूगोल का जनक कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेस्टोनस्तीज। भूगोल भौतिक भूगोल का जनक, तो ये हो गया आपको पोलिडोनियन। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ शावर। गणितज्ञ भूगोल के संस्थापक कौन है? थेल्स व एनेक्सीमेंडर। विश्व ग्लोब का निर्माता तो मार्टिन वैहम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सीमेंडर, ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। भौगोलिक विश्व का रचनाकार ये है स्ट्राबो। अब इसमें आपको याद करने का है, तो एक तो आप ये याद रखिए, भूगोल का जनक हिकेटियस, वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और आपको ये दोनों पॉइंट। ठीक है। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए अब हम लोग प्रमुख दर्रा देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा लद्दाख में है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। और बुर्जिल दर्रा ये आपको जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। शिपकिला दर्रा का बात करेंगे तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश का है। बड़ा लच्छा दर्रा ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में है। लिपू लेक का बात करेंगे तो उत्तराखंड। माना दर्रा उत्तराखंड। नीति दर्रा उत्तराखंड। ये तीन इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नाथुला दर्रा आपको पता है सिक्किम में पड़ता है। जैलेपला दर्रा भी आपको सिक्किम में ही है। ये दो सिक्किम में है। और वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश का, तो बोम्बीडाला दर्रा, यांगपा दर्रा और दीफू दर्रा, ये तीन इन आपको अरुणाचल प्रदेश का है। और एक तुजू दर्रा जो कि मणिपुर का है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट दर्रा था जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। चलिए ये कुछ फैक्ट था लूसेंट का, जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब हम लोग सीधा वन लाइनर पे आते हैं। देखिए वन लाइनर का शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुँच गए होंगे तो वीडियो पूरा देखिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भारत से जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अगर यहाँ बात करें भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं आपको 590 भी दिखेगा, लेकिन ये आपको जो है याद रखना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व की कुल सतह का 2.4% है। याद रखिएगा। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्रमशः रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा देश है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपको बताना है रशिया है, यानी कि रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद अमेरिका है तीसरा नंबर पे, और फिर चीन है, उसके बाद ब्राज़ील, और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। टोटल 7 महादेश है, जिसमें कि आपको पता होगा सबसे बड़ा एशिया महादेश है। उसके बाद सबसे छोटा महादेश के बारे में पूछेगा तो आपको ऑस्ट्रेलिया बताना है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे छोटा महादेश भी है, और ऑस्ट्रेलिया आपको देश भी पड़ता है। ठीक है। तो 7वां सबसे बड़ा देश है। अब देखिए चीन भी जो है भारत से 3 गुना बड़ा है, लेकिन यहाँ पर अगर ये बात करेंगे भारत की जनसंख्या की दृष्टि से, तो विश्व का दूसरा नहीं, ये सबसे बड़ा है। यहाँ पे पहला सबसे बड़ा देश है, सॉरी पहला विश्व का सबसे पहला नंबर पे आता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत। लेकिन देखिए एरिया के हिसाब से 7वां नंबर पे, बस यही नुकसान है। एरिया ज़्यादा होने से क्या होता है कि अच्छा होता है। हालांकि भारत के पास जो भी एरिया है सब अच्छा ही एरिया है,
मतलब बोला जाए तो आपको खेती के हिसाब से, रहने के हिसाब से, ये सब के हिसाब से। भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कितना जनसंख्या है, तो टोटल 17.17% है, ठीक है। और ये जो है 2011 के हिसाब से है, अभी 2021 का जनगणना हुआ नहीं है। 2021 का जनगणना होने के बाद सब कुछ डेटा चेंज हो जाएगा, बट अभी हम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2011 का जनगणना को ही अच्छे से ध्यान में रखना है, उसके डेटा को। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, जो कि जैसे ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, ये आपको पूर्वी छोर, आपको पश्चिमी छोर है, पश्चिमी छोर है, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये पश्चिमी छोर है, यहाँ से लेकर अब ये आपको पूर्वी छोर है। तो अगर आपको ये डिस्टेंस पूछेगा, पूरब से पश्चिम पूछेगा, तो आपको बताना है 2933 किलोमीटर, ठीक है, 2933 किलोमीटर। अगर वही बात करेगा उत्तर से दक्षिण, ये वाला डिस्टेंस, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ से देख सकते हैं, और ये दूरी का टोटल डिस्टेंस कितना आया, तो 3214, ठीक है। आप ये याद रखिएगा, 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, तो ये सब अभी हम लोग पॉइंट आगे देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कर्क रेखा गुजर रहा है, सब कुछ हम लोग अच्छे से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवेश करती है, तो अभी हम लोग देखें 17 पॉइंट, अच्छे से फैक्ट्स पूरे डेटा के साथ 17.7%, ठीक है, ये ओवरऑल लिखा हुआ है। भारत का कुल जनसंख्या देख लिए, भारत की स्थल सीमा से कौन सा देश लगे हैं, यानी कि आपसे पूछ रहा है बाउंड्री किस किस देश शेयर करता है, तो मैप की मदद से देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ से लेकर इस तरह से ये आपको पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है यहाँ पर, तो ये पाकिस्तान शेयर करता है कितना, 3323 किलोमीटर। ये भी डेटा याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये आपको पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। वहीं पे बात करेंगे अफगानिस्तान के साथ, तो सिर्फ 106 किलोमीटर है। सबसे कम बाउंड्री किसके साथ भारत शेयर करता है, अफगानिस्तान के साथ। कितना करता है, 106। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आपको देखिए चाइना है, यहाँ पे चाइना के साथ भारत बाउंड्री शेयर कर रहा है, फिर नेपाल के साथ कर रहा है, उसके बाद भूटान के साथ कर रहा है, बांग्लादेश के साथ कर रहा है, और यहाँ पे म्यांमार के साथ कर रहा है। तो टोटल कितना देश हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 देशों के साथ भारत जो है डायरेक्ट अपना स्थल सीमा शेयर करता है। समझ में आया। सबसे ज़्यादा किससे करता है, तो आपको बांग्लादेश के साथ करता है, और सबसे कम क्या किससे के साथ करता है, तो अफगानिस्तान के साथ करता है। बांग्लादेश के साथ जो करता है वो 4096.7 किलोमीटर शेयर करता है, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर शेयर करता है बाउंड्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है। अच्छा ये पॉइंट आप याद रखिएगा, जो अगर आपसे जल के बारे में पूछ ले, तो जल तो एक यहाँ पे देखिए श्रीलंका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा या मालदीव दिखेगा। यहाँ पे पाकिस्तान भी थोड़ा जल सीमा शेयर करता है, म्यांमार भी थोड़ा करता है, और बांग्लादेश भी करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट आपको जो है श्रीलंका और मालदीव को याद रखना है, ठीक है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको अगर हम लोग मैप में देखना चाहें, तो हाँ मैप में भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए मैप में ये है गुजरात, ठीक है। देखिए ये कर्क रेखा है, ये वाला ये है कर्क रेखा है, और ये आपको जो है टोटल यहाँ पे कितने राज्यों से गुजरता है, हम लोग अभी देखे हैं। देखिए एक तो गुजरात से गुजरता है 1 नंबर, वहीं बात करेंगे राजस्थान से गुजरता है 2 नंबर। उसके बाद आप यहाँ देखिए तीसरा जो है वो है मध्य प्रदेश, ठीक है, ये तीसरा हो गया। और चौथा का बात करेंगे छत्तीसगढ़ हो गया, पांचवा झारखंड हो गया, सातवां वेस्ट बंगाल हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा त्रिपुरा भी है, ये सातवां हो गया, और ये मिजोरम आठवां हो गया। तो टोटल 8 राज्यों के साथ जो है भारत सीमा करता है। कौन, कर्क रेखा गुजरती है भारत के राज्यों से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग जल्दी जल्दी कवर करने वाले हैं ये सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण सीमा कितने अक्षांश पर है, तो 8 डिग्री 4 मिनट, इसको मिनट पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट याद रखना है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो इलाहाबाद के निकट नैनी स्थान से लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, तो 5.5 घंटे का अंतर है, ठीक है। 5.5 घंटे का याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको लंदन में आपको पता है ना ग्रीनविच है, तो वहाँ से कितना हम लोग का समय आगे है, 5.5 घंटा हम लोग का आगे है। अगर लंदन में 12 बजा होगा, तो इंडिया में क्या बजा होगा, 5:30 बजे शाम बजा होगा। आपको बस इतना याद रखना, 5.5 घंटा आगे है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है,
तो ये आपको बताना है, यहाँ पे 876 किलोमीटर है, ठीक है, 876 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर है। देखिए आप मैप में भी यहाँ देख सकते हैं, स्थल सीमा का बात करें तो 15,200 यहाँ पे है। ये पॉइंट देखिए यहाँ पर है 15,200 किलोमीटर, ये आपको लैंड बाउंड्री शेयर करता है। वहीं पे अगर समुद्र तट का बात करेंगे तो 7,517 किलोमीटर है। यहाँ से देखिए समुद्र से आपको ये बाउंड्री शेयर करता है ना, इसीलिए इसका लंबाई ज़्यादा है, तटीय लंबाई ज़्यादा है, कितना है? 7,000 कुछ है, 7,517 किलोमीटर। बस आपको ये पॉइंट याद रखना है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो ये होगा आपको गोवा से दमन तक स्थित है। देखिए अगर मैप में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको गोवा है ना, तो ये वाला जो तट है ये कोंकण तट है, और यहाँ से यहाँ तक जो ये मालाबार तट है, और ये जगह पे आपको कोरोमंडल तट है। और ये पार्ट क्या है? ये पश्चिमी पार्ट है, ये पूर्वी घाट, मतलब ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। तो आपसे पूछता है कोरोमंडल तट कहाँ है, तो पूर्वी घाट में पड़ता है। और ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे आपको अरब सागर है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ज्योग्राफी से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। ठीक है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? भारत के पश्चिम में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पाकिस्तान, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, तो पाकिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है, तो अरब सागर है। अगर मान लीजिए इस तरह से अगर हम लोग भारत का यहाँ पे मैप बनाते हैं, तो ये आपको क्या पड़ता है? पश्चिम, ठीक है, जिसको हम लोग वेस्ट बोलते हैं, ये आपको नॉर्थ जिसको उत्तर बोलते हैं, ये ईस्ट जिसको पूरब बोलते हैं, और इसको साउथ जो दक्षिण बनते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है भारत के पश्चिम में, तो इस जगह में आपको पाकिस्तान पड़ता है। भारत के दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर जो है ये पोर्शन क्या है? ये अरब सागर है, और ये क्या? बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी हो गया। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, इसके बारे में बोल रहा है, तो ये आपको इंडियन ओशियन, यानी कि यहाँ पे हो गया आपको हिंद महासागर, ठीक है। याद रखिएगा ये पोर्शन में चाइना पड़ता है, यहाँ म्यांमार है। ये यहाँ पे थोड़ा सा 106 किलोमीटर आपको जो है बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ भारत देश। पेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो पेरू में स्थित है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो 5वां भाग। अगर मान लीजिए जैसे टोटल 1/5 यानी कि 20% आपको क्या यहाँ पर स्थल रेगिस्तान है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा कौन सा है? सहारा है। भारत में कौन सा है? थार है। हम लोग सब कुछ देखेंगे। देखिए थार मरुस्थल किस देश में है? तो भारत में। विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा? अटाकामा है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है, जहां पे एक भी मरुस्थल नहीं है? तो यूरोप मरुस्थल के बिना ये मतलब यूरोप में जो अगर बात करें एक भी मरुस्थल नहीं पड़ता है, ठीक है। सुएज नहर जोड़ती है तो भूमध्य सागर को लाल सागर से, काफी बीबीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। द्वीप समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी नदी द्वारा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो 12 समुद्री मील, याद रखिएगा, आपसे पूछता है। नॉटिकल मील बोला जाता है इसको, 12 समुद्री मील वहां तक हम लोग का जो है समुद्री सीमा है भारत का, यानी कि इस एरिया तक भारत का ही राज होगा। जैसे मान लीजिए ये समुद्र एरिया है ना, ये पेनिनसुलर है, तो यहाँ से लेकर आपको 12 समुद्री मील तक है भारत का एरिया पूरा पूरी, इधर भी और इधर भी और इधर भी। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ है। ये इस याद रखने की जरूरत नहीं। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। भारत में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपको पता होगा, 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो जून में 4-5 जून के आसपास जो है केरल से हम लोग के भारत में मानसून जो है एंटर करती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में होता है। तमिलनाडु व शीतकालीन वर्षा किन राज्य कारणों से होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ से होता है। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? काफी बीबीआई क्वेश्चन है, कई बार आपको स्टार्टिंग में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। सुएज नहर मिस्र में स्थित है। सबसे पहले तो ये याद रखिए, यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण सुएज नहर कंपनी ने 1859 से 1869 के बीच में किया था, लगभग 10 साल लगा था इसको बनने में, ठीक है। कहाँ पर किस किस को जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। जब हम लोग TRE 4 का तैयारी करेंगे तो उसमें ज़्यादा समय होगा, ठीक है। तो अगर काफ़ी ज़्यादा समय होगा तो मैं मैप के साथ आपको अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी बेसिक अभी हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का काफ़ी कम समय बचा हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए।
संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सा है? तो स्वेज नहर हो जाएगा। स्वेज नहर कब बना था? तो 1869 में। काम शुरू हुआ था इसका 59 में, लेकिन बन के तैयार हुआ था 69 में। स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है, याद रखिएगा, जो कि भूमध्य सागर से, यहाँ पे देखिए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ देखे थे ना, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। उसके बाद बात करें, समुद्र पृथ्वी की सतह को लगभग कितने प्रतिशत घेरे हुए हैं? तो 71% में पानी है। इस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ हुआ है? तो ये आपको पता होगा, अंटार्कटिका महाद्वीप में के ऊपर हुआ है। ओजोन लेयर क्या करती है, जो है सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकती है, जो कि पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि वो बहुत ही हानिकारक होता है। बहुत उसकी वजह से बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, कैंसर वगैरह हो सकता है, इसीलिए ओजोन लेयर का होना ठीक है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है, देशांतर रेखा कहलाती है। देखिए, क्लास 6 के एनसीईआरटी में हम लोग पढ़े हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो लेटा हुआ लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, यानी कि हिंदी में बोलेंगे अक्षांश रेखा। ठीक है, याद कैसे रखिएगा, लेटा हुआ लाइन है इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसको हम लोग बोलेंगे लैटिट्यूड्स, यानी कि अक्षांश रेखा। और जो एक हरी लाइन है, इसको बोलेंगे देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड्स। और बीच में जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये वाला बीच पे, ये आपको कर्क रेखा पड़ेगा। और ये यहाँ देखिए डॉट डॉट से दिखा हुआ है, ये विषुवत रेखा है, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा ही बोलते हैं, इक्वेटर भी बोलते हैं, इसको इक्वेटर भी बोला जाता है। तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे कर्क रेखा है, ऊपर की ओर कर्क रेखा है, नीचे की ओर यहाँ पे मकर रेखा है। साढ़े 23 डिग्री आपको पता होगा ये, और ये भी साढ़े 23 डिग्री यहाँ पर है। ये आपको जो है भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भाग में बांटती है। एक ऊपर जो होगा ये आपको उत्तरी गोलार्ध होगा, नीचे जो होगा दक्षिणी गोलार्ध में होगा। तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है। समझ में आया? इसको बोलते हैं हम लोग पोल। और ये वाला जो डॉट डॉट से दिखाया गया है, ये प्रमुख यामोत्तर है, यानी कि ये हम लोग का समय का स्टैंडर्ड मापक है। बाकी इस 1 डिग्री जो हम लोग आगे जाते हैं, तो उसमें 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। ठीक है, चलिए। और वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, तो चांसेस है ये सारे क्वेश्चन बनने का। डाइक क्या है? तो आपको बस इतना याद रखना है, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है। एंडीज पर्वत एक उदाहरण है, एक वलित पर्वत का। ठीक है, वलित पर्वत होता है, और आपको क्या होता है, पुराना एक पर्वत होता है। तो पुराना पर्वत का एग्जाम्पल जैसे भारत में पूछेगा तो आपको बताना अरावली पर्वत, प्राचीन पर्वत का पूछेगा। तो उसके बाद रशिया में यूराल पर्वत है। ये सारे पर्वत है प्राचीन पर्वत का। और वलित पर्वत जो कि न्यू पर्वत, जिसको नया पर्वत भी बोलते हैं, वो आपको जैसे कि हो गया हिमालय पर्वत हो गया, एंडीज पर्वत हो गया, रॉकीज पर्वत हो गया, ये सब हो गया आपको वलित पर्वत। तो एंडीज पर्वत का उदाहरण क्या है? वलित पर्वत। और एंडीज पर्वत कहाँ पर है? तो दक्षिण अमेरिका में, याद रखिएगा। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका में, और यहाँ पे पता होगा दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका में एंडीज है, उत्तरी अमेरिका में उत्तरी अमेरिका में क्या आपको रॉकीज पर्वत है। संसार का सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है? हिमालय है। हिमालय का सबसे ऊंची चोटी, हिमालय का सबसे ऊंची चोटी क्या है? एवरेस्ट है, जिसका 8,848 मीटर लंबाई है। और इसको नेपाल में हम लोग क्या बोलते हैं? सागर माथा। ठीक है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और ये नेपाल में ही है। और इंडिया का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो केटू है, आपको बताना है। सबसे तीव्र गति से अपनी परिक्रमा पूरी करने वाला ग्रह क्या है? बुध है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर, और ये 88 दिन लगता है, याद रखिएगा। जैसे पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटा लगता है ना, तो उसी तरह से इसको 88 दिन लगता है कंप्लीट एक चक्कर लगाने में सूर्य का। भारत का पूर्व से पश्चिमी तक विस्तार कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2933। अभी हम लोग देखे थे ये सब फैक्ट। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? सदाहरित। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादन करता है? कर्नाटक। लीसा प्राप्त होती है चीड़ के वृक्ष से। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। तेंदु पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लवन कक्ष का एक प्राकृतिक वन है, उसी को हम लोग मैंग्रोव बोलते हैं। ठीक है, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। वीवीआई क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देहरादून में, जंगल में, सॉरी देहरादून में, उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है?
तो चिपको आंदोलन का जो संबंध है वनों के काटने के रोकने से है। चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? तो नागपुर के महाराष्ट्र में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1981 में भोपाल में किया गया था। वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1981 में भोपाल में किया गया था। भोपाल किसका कैपिटल है? मध्य प्रदेश का। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किधर है, कहाँ पर है? तो ये आपको बताना है, केरल में है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? तो केरल में। वही देखिए, यहाँ यही क्वेश्चन था। साइलेंट वैली या शांत घाटी बोलिए, केरल में है। ठीक है, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, केरल में। जिन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं उसको नीलगिरी पहाड़ियों पर, और ये कहाँ पर है? ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा, याद रखिएगा, तमिलनाडु में। तमिलनाडु वह राज्य है जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है, हरियाणा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार में। देखिए, उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? आपको लखनऊ है, याद रखिएगा। लखनऊ अभी हम लोग देखे थे, यहाँ पे किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे बसी हुई शहर बसा हुआ है। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही 75 जिला है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। आपको पता होगा, अभी चर्चा में है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार। पेरियार, ठीक है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय उद्यान फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ये मणिपुर में है, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां है। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से इसको पहला कर लीजिए, पहला है। भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो इसका चीन, नेपाल, भूटान, ये सब देख चुके हैं। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर है। ये भी बंगाल सागर है। सब कुछ देख लिए, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती है? तो म्यांमार से अलग करती है, याद रखिएगा। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू माध्य भारत को किस देश से अलग करती है? श्रीलंका से। हम लोग अभी देखे थे सबसे पहले। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए, इसको जो है ना हम लोग ऐसे करके जो है ये इसको मिनट पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए और रहता है यहाँ पे डबल, तो इसको सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अभी हम लोग देखे हैं। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214। और अगर आपको इस तरह से पूछेगा तो आपको बताना 2933। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल जो है आपको 572 द्वीप समूह, याद रखिएगा। छोटा छोटा आइलैंड मिलके टोटल, छोटा बड़ा आइलैंड मिलके 572 है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। अच्छा, लक्षद्वीप में कितना आइलैंड है? तो आपको बस याद रखना है 36। कैसे याद रखिएगा? 36 को 2 से गुना कर दीजिए तो 72। तो ये दोनों आपको रिलेट करके याद रख सकते हैं। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। और आपको जो उत्तरी छोर क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है इंदिरा कॉल। ठीक है, याद रखिएगा, इंदिरा कॉल। कश्मीर से कन्याकुमारी बोला जाता है ना, तो इंदिरा कॉल सबसे ऊंचा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट जो कि आपको अंडमान निकोबार में पड़ता है, सबसे यहाँ पे दक्षिणी छोर है भारत का। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल कितना है? 2.42% देख चुके हैं। और यहाँ पे 17.7% ये भी देख चुके हैं हम लोग। संपूर्ण भारत का कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? 28.8% है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 44% पर है, याद रखिएगा। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? टोटल 9 राज्य है जो कि समुद्र तट राज्य का समुद्र तट रेखा शेयर कर मतलब वाली राज्य है। जैसे मान लीजिए ये भारत का पेनिनसुलर पार्ट है ना, तो ये सब जगह में कितने टोटल ऐसे राज्य हैं जो तट रेखा है? तो टोटल 9 राज्य है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। ये आपको पता होगा, यहाँ पे इस तरह से ऐसे गुजरात है, तो गुजरात का सबसे लंबा तट रेखा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 रेखा से। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा पॉइंट है? तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। टोटल इसमें कितना है? 572 द्वीप समूह है।
किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा का है। गोवा का कैपिटल क्या? पणजी है। यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है? प्रबोध सावंत है। यहाँ पे आपको दो नदी याद रखना है, एक मांडवी, एक जुआरी नदी, ठीक है। ये दोनों नदी से यहाँ क्वेश्चन बनता है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ है। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जानता है? कोरोमंडल। अभी हम लोग देखे थे, जैसे मान लीजिए ये पेनिनसुलर पार्ट है, ये आपको क्या है, ये पूर्वी पार्ट है, तो ये वाला जो तट बोलते हैं इसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। यहाँ पे जो है ये मालाबार तट है, और यहाँ जो गोवा वाला पार्ट है इसको कोंकणी तट बोलते हैं। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये गोवा से दमन तक फैला हुआ है, ठीक है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई है? परवाल द्वारा की गई है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? रामेश्वर द्वीप, ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारी ज्योग्राफी क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी अधिक है? 36। अभी हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों का पर मानव का वास है? तो 10 ऐसे द्वीप है जहां पे रहता है, बाकी जो टोटल 26 द्वीप है वहां पे अभी मानव का वास नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे वो सब भी डेवलप हो जाएगा। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। गुजरात का कैपिटल क्या है आपको बताना है कमेंट करके। महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और भारत में सबसे पहले सूर्य की रोशनी भी अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है, जिसका कैपिटल है ईटानगर। समझ में आ रहा है? केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप से द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिण अंडमान में, याद रखिएगा। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 वाहनों का भाग नहीं है? देखिए, आपको पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट है, ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट है पार्ट, यहाँ मैप में देखते हैं, वहाँ पे टोटल जो है नॉर्थ ईस्ट में 7 ऐसे स्टेट है जिसको सभी को मिलाकर क्या बोला जाता है? ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, ये इसको 7 सिस्टर बोला जाता है। टोटल नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर है ये। और लेकिन इसका पार्ट आपको सिक्किम नहीं है, और वहीं पे अगर हम लोग बात करें, सिक्किम इसका नहीं है, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल भी इसका पार्ट नहीं है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल इसका पार्ट नहीं है। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछता है कि सिक्किम है या नहीं है 7 सिस्टर का पार्ट, तो आपको बताना है नहीं है। चलिए, आई होप सब कुछ ठीक है। हाँ, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 27 डिग्री 3 मिनट उत्तर, याद रखिएगा ये क्वेश्चन का आंसर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो भावर कहते हैं। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कच्छ का रण में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा, इसीलिए इसको बोला जाता है त्रिपुरा। तीनों और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? जैसलमेर को, जो कि राजस्थान में है। अरावली और विंध्य श्रृंखला के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है। मैकान का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। छोटा नागपुर किसका नाम है? तो झांसी, रांची का पठार है, ठीक है। रांची का पठार, उसी को छोटा नागपुर के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर है। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? एक आपको अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में किया गया था। काजीरंगा किस लिए फेमस है? तो ये जाना जाता है आपको गेंडा के लिए। दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में है। पेरियार गेम अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आपको पता होगा, असम में है। असम का कैपिटल क्या है? असम का कैपिटल है दिसपुर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया है? तो सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ ने। देखिए, रेड क्लिफ से अब याद रखिएगा, जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, उसको रेड क्लिफ बॉर्डर जाना जाता है। रेड क्लिफ बॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है। और जो भारत और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, उसको डूरंड के नाम से जाना जाता है। अब रेड क्लिफ है, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान की सीमा स्पर्श करता है? तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है भारत का जो चीन, नेपाल और भूटान
के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, यानी कि 3 देश के साथ। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में? सबको पता है, जम्मू कश्मीर में। दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंदिरा कौल। भारत की भूमि मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो आदम का पुल। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, याद है। ये आपको जो है ना, जैसे ये पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो यहाँ पर है ये हमारे भारतीय का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन सा है? सबसे पहले राजस्थान है 1 नंबर पे, उसके बाद आपको मध्य प्रदेश है, उसके बाद आपको महाराष्ट्र है, और बिहार कितने नंबर पे आता है? तो 12वां नंबर पे आता है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा, सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, फिर आपको महाराष्ट्र है, और फिर आपको आता है बिहार। तो बिहार हम लोग का जनसंख्या की दृष्टि से 3रा नंबर पे है। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो कुर्नूल। और अभी कौन सा है? आंध्र प्रदेश का अमरावती है, और तेलंगाना का हैदराबाद, कंफ्यूज नहीं होना है। सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की पहाड़ियां, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शैडल पीक। मंगलोर से कन्याकुमारी तट का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई, मध्य प्रदेश का भोपाल, गुजरात का गांधीनगर, कर्नाटक का आपको बताना है, और यहाँ आंध्र प्रदेश का हम लोग अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे, वो भी बताना है। ये दोनों का बता दीजिएगा। कर्नाटक का आपको बेंगलोर है, आंध्र प्रदेश का भी हम लोग देख ही चुके हैं। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। अनामुडाई नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर, याद रखिएगा। अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? तो बनास की नदी निकलती है, ठीक है। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो संकोशी नदी। काफी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। भूविज्ञानी के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो ये टिथिस नामक समुद्र था। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो 15 अगस्त 1947 को, जब हम लोग का देश आजाद हुआ था। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन 2 राज्यों के तट पर है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश का कैपिटल आपको पता ही है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। ये है सबसे लंबी सिंचाई नहर है, इंदिरा गांधी नहर। सारण सिंचाई कहाँ नहर निकलती है? तो गंडक से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है लघु एवं वृहद परियोजना से। ये सब इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? ये हो जाएगा दक्कन का पठार। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा नहर। ये इंपॉर्टेंट है। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? पंजाब है। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल कौन सा है? तो मिजोरम है। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर, राजस्थान में। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। मानस पशु विहार किस राज्य में है? असम में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मतलब किस लिए फेमस है? तो तेंदुआ के लिए, और ये जम्मू कश्मीर में है। भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गया है? तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। और सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो राजस्थान में। कौन एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी टॉप स्लिप। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, बुक्सा टाइगर रिजर्व। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? लाल पांडा। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, यानी कि वैली, साइलेंट वैली जो हम लोग अभी पढ़े थे। साइलेंट वैली कहाँ पर है? ये केरल में है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। कूनो भी आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में, और ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लैमजो नेशनल पार्क मणिपुर में, जो कि फ्लोटिंग है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपको।
एक सींग वाला गेंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है, ज़्यादातर असम में। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किस लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में है, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है मैसूर में। कच्छ का रण क्षेत्र जाना जाता है जंगली गधों के लिए जाना जाता है। इस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं, तो अफ्रीका को कहा जाता है, इसको काला महाद्वीप भी कहते हैं। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट, याद रखिएगा। इसका ऊंचाई हम लोग देखे थे 8,848 मीटर। और इसको नेपाल में क्या बोला जाता है? तो नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और ये नेपाल में पड़ता है। एशिया का नहीं, ये पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा है। महाद्वीप और महासागर किन श्रेणी के उच्चावच है? तो प्रथम श्रेणी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर भारत के 29वां राज्य कौन बना था? तेलंगाना बना था, जिसका कैपिटल हैदराबाद है। ठीक है, 2 जून 2014, ठीक है। 2 जून 2014 को तेलंगाना जो भारत का 29वां राज्य बना था, लेकिन आपको पता होगा अभी भारत में टोटल 28 राज्य है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट, हिमालय, मेघालय का मौसिनराम। ठीक है, याद रखिएगा मौसिनराम। और बिहार के किस जिला में सबसे ज्यादा बारिश होता है? तो किशनगंज। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट क्वेस्कू। इस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। और सबसे ज़्यादा देश भी आपको जो है ना अफ्रीका में ही पाया जाता है। हालांकि सबसे बड़ा महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो एशिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा देश जो पाया जाता है वो आपको अफ्रीका में पाया जाता है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर पर्वत देख लिए, माउंट एवरेस्ट, ये भी सब देख लिए हम लोग। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। जो ये बाहर आ जाता है उसको लावा बोलते हैं। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में है। भूगोल का जनक हेकेटियस। जियोग्राफी किसने लिखा है? तो इरेस्टोस्थनीज। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे जाना जाता है? तो म्यांमार को बोला जाता है। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को बोला जाता है। फिनलैंड का कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। नोकिया यहीं की कंपनी है, ठीक है। श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो बेलारूस। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? पेनाग। ग्रेट हाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से किसे जाना जाता है? न्यूयॉर्क को। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सब। नर्मदा और ताप्ती नदियां की मध्य श्रेणी सतपुरा श्रेणियां। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल में स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ी में। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर। VVI क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है। आपको ऐसे ही पूछ सकता है गुरु शिखर जो है कहाँ पर है, तो आपको बताना अरावली में। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को जाना जाता है। ठीक है, जो हिमालय ना आपको 3 भाग में बांटा हुआ है। सबसे जो ऊपर है उसको बोलते हैं हम लोग बृहत हिमालय, जिसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। बीच में आ जाता है आपको जिसको हम लोग लघु हिमालय बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हिमालय बोलते हैं, हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय, हिमालय। एक होता है बाह्य हिमालय जिसको हम लोग शिवालिक बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, जो जो ऊंचा पर्वत सब है वो सब आपको जो है बृहत हिमालय का पार्ट है, यानी कि हिमाद्री का पार्ट है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुडी, जो कि तमिलनाडु में है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा? अरावली है। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों के सम्मिलन स्थल कौन सी है? तो ये आपको नीलगिरी की पहाड़ी है। ठीक है, देश के दक्षिणी भाग में, यानी कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? कार्डमम। ठीक है, कार्डमम यानी कि इलायची की पहाड़ी भी बोलता है इसको। कार्डमम पहाड़ी किन राज्यों के सीमाओं में स्थित है? तो केरल और तमिलनाडु के बीच सीमा में ये है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो पारसनाथ। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो गुरु शिखर। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? ये आज आपको पश्चिमी घाट हो जाएगा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, ये हम लोग देख चुके हैं। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना है, बिहार में स्थित है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो पारसनाथ है। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो हिमालय स्थित है। किस पर्वत चोटी को सागर माथा या चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिमी में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो अरावली पर्वत स्थित है। और अरावली का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो गुरु शिखर, याद है रखिएगा, ये प्राचीन पर्वत है।
कश्मीर घाटी व डल झील किसके बीच अवस्थित है? बृहद हिमालय और पीर पंजाल। अभी हम लोग देखे थे, बृहद हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है और पीर पंजाल के बीच में है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू अर्थात गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो केटू, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली में। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट। पाल घाट दर्रा किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अनामुलाई देख लिए हम लोग। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? शिमला। सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच हिम नदी सीमांत क्षेत्र में। किस दर्रे को संपूर्ण भाग प्राचीन काल में रेशम मार्ग के अंतर्गत था? तो खैबर दर्रा। कुल्लू एवं स्पीति घाटी को जोड़ने वाले दर्रा है? तो देवशा व रोहतांग दर्रा। उत्तराखंड को तिब्बत एवं मानसरोवर से जोड़ने वाले दर्रों का नाम बताइए? तो माना दर्रा, मांगसाधुर, मुलिंगला, नीति दर्रा। याद रखिएगा, ये माना दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड में, ये भी याद रखिएगा। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। शिपकीला, बाराला और पाचाला दर्रे किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। नासिक व मुंबई के कौन सा दर्रा जोड़ता है नासिक और मुंबई को? तो ये हो जाएगा थाल घाट दर्रा। थाल घाट, पाला घाट और भोरा घाट दर्रे किस पर्वत माला में स्थित है? पश्चिमी घाट में स्थित है। आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था? खैबर दर्रा से होकर, जो कि भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इस पे है। हाफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम में स्थित है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये बताना आपको, सतपुरा श्रेणी से निकलती है। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A किस द्वीप पर स्थित है? वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। अल्टमुदी झील केरल की किस प्रकार की झील है? तो ये लैगून झील है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील किस प्रकार की झील है? क्रेटर झील है। ठीक है, उल्का पिंड गिरने से बनी कौन सी झील है? तो लोनार झील है, जो कि महाराष्ट्र में है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई वाला स्थित झील कौन सा है? तो चोलामू झील है, जो कि लद्दाख में है। इस झील को रहस्यमयी झील के कहा जाता है? रूपकुंड झील को। ठीक है, रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। सफेद झींगा यानी कि मछली के लिए कौन सा झील प्रसिद्ध है? चिल्का झील, जो कि आपको उड़ीसा में है। ठीक है, चिल्का झील ये आपको कहाँ पर है? ये आपको उड़ीसा में है। उड़ीसा। झील क्या करता है? उड़ता है, तो याद रखिएगा। कोलेक झील किस डेल्टा के बीच स्थित है? तो कृष्णा और गोदावरी के बीच स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सा है? गोविंद सागर। याद रखिएगा, BVI क्वेश्चन है ये। चपनाला झील किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पवनों की दिशा में परिवर्तन। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो ये अरबी भाषा का शब्द है। दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो अप्रैल है। भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? पर्वतीय वर्षा। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक कौन है? उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पाद करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सा है? तो आपको चावल सबसे ज्यादा उगाया जाता है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज होती है? चावल। भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रथम उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो दार्जिलिंग में। भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कुर्ग में। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नील क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। हरित क्रांति गेहूं और चावल से। हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। समझ में आ रहा है? भारत में हरित क्रांति का जनक BBI क्वेश्चन है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है।
सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय। दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में दुग्ध उत्पादन सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू किया गया था। और टाइगर के बारे में पूछेगा, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। ठीक है, ये टाइगर से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से पढ़ चुके हैं। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति का जन्म किसे कहा जाता है? डॉक्टर वी कुरियन को। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। भारत का सर्वाधिक पटसन पश्चिम बंगाल में होता है, यानी कि जूट। तो ये सारे क्वेश्चंस थे ज्योग्राफी का, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको लगता है इसका पार्ट 2 आना चाहिए, कुछ और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लें इसी तरह के, लगभग आपको 300 से 400 क्वेश्चंस। आपके एग्जाम में क्या होता है ना, कॉन्फिडेंट होता है। जैसे आप ये वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन जो है इसी वीडियो से आपको देखने को मिल जाएगा, 3 से 4 क्वेश्चन, क्योंकि सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वही मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। वन लाइनर, अगर ये सब वीडियो आप तब देखिए जब एग्जाम का समय काफ़ी नज़दीक हो, नहीं तो आपको फिर वही पूरा बेसिक से पढ़ना होगा, उतना समय तो है नहीं। बाकी वन लाइनर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और आप बताइएगा सारे क्वेश्चंस का लेवल कैसा था। अगर आप यहाँ तक देखें तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए, और कम से कम सभी को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।